नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित अभ्यर्थियों के जितने भी सवाल और समस्याएं हैं, उनका समाधान देंगे और एक ही वीडियो में लगभग सभी तरह के सवाल और समस्याओं के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल या समस्या है स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर के, डीवी को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का हमारी टीम जवाब दे रही है, जैसा कि आप आगे भी देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन समस्याओं का समाधान मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमारे जो अलग-अलग वीडियोस हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित, उन पर हजारों सैकड़ों क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट आए हैं, जिनमें अभ्यर्थियों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखी है, जिनका समाधान हमने आप देख सकते हो हमारी टीम ने हर एक कमेंट का रिप्लाई करके दिया है। तो जिनको भी अपनी समस्या का समाधान मिल गया है, वो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि एक कमेंट आया है कि सर इसी पेज पर 50 वाला छोटा स्टाम्प या नोटरी करवा ले तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो दोस्तों ऐसा है कि जो आपको प्रारूप दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है, तो आजकल क्या है, एक तो ई स्टैम्प आते हैं, ई स्टैम्प के साथ पेज लग करके नोटरी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, एक जो पुराने फॉर्मेट में आपका जो स्टैम्प पेपर आता है उस पे आप टाइप करवा करके और फिर उसे नोटरी करवा लेते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि ₹50 का एक छोटा स्टाम्प लेकर के जो स्टैम्प जो पेपर नहीं लेकर के ये कह रहे हैं, वो जो एक पोस्टल ऑर्डर जैसा वो छोटा स्टाम्प आता है, वो चिपका करके फिर नोटरी करवा ले तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो इसमें सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, आप चाहो जैसे करवा सकते हो, नोटरी होनी चाहिए। बाकी आप नोटरी के पास जाओगे तो वो खुद ही बता देगा कि कैसे क्या करना है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एक है कि भाई कॉलेज का नाम बहुत लंबा है तो उसका शॉर्ट फॉर्म वाला नाम लिख सकते हैं क्या? तो इन्होंने पूछा है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉलेज का नाम जो है वो काफ़ी बड़ा है इनके केस में, तो उसे क्या शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अपनी तरफ से कोई भी डिटेल को शॉर्ट करके नहीं लिखना है आपको। जो भी नाम है आपके कॉलेज का उसको एकदम छोटे-छोटे अक्षरों में, चूँकि स्क्रूटनी फॉर्म कैपिटल लेटर्स में भरा जाता है, तो एकदम छोटे-छोटे महीन निब वाले पेन से आप भर सकते हो। उस पूरे एड्रेस में छोटा-छोटा लिखोगे तो कितना भी बड़ा नाम हो आ जाएगा, ठीक है? कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी उसका जो एड्रेस का जो विलेज वगैरह है वो नीचे अलग से दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, आपको तो केवल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप कोशिश यही करें अपनी तरफ से शॉर्ट नाम ना रखें। दोस्तों इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन डीवी का ही बताना था। जी हाँ, पूरा जो वीडियोज़ हमारे हैं उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन डीवी सबके बारे में जानकारी दे दी गई है। इसके बाद में है अविवाहित शपथ पत्र में साक्षी में भाई और बहन के सिग्नेचर करवा दिए तो चल जाएगा क्या? तो बिल्कुल आप अविवाहित वाले शपथ पत्र में अपने भाई और बहन के या मित्रों के भी साइन करवा सकते हैं, कोई उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती कि आपने किसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाए हैं, तो उनको एक-एक को जाके पूछेंगे क्या? तो बहुत ही कम चांस रहता है कि आपके जो साक्षी वगैरह उसमें दिए हुए हैं, बस ये है कि आप उसमें किसी तरीके की फ़ोर्ज सर्टिफ़िकेट वाला काम ना करें। हालाँकि ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती कि साक्षी कौन है, क्या है, किसके वो सिग्नेचर हैं कि नहीं है। हालाँकि तेरे जो अटेस्टेशन फ़ॉर्म जो होता है, उसमें भी आप जो साक्षी के नाम लिखते हो तो बहुत कम चांस है कि उनसे जाकर के पूछा जाता है, रेयर केस में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है कि स्टाम्प पे बनाने गया, वहाँ स्पेशल एडेसिव स्टाम्प बना दिया और चिपकाने वाला टिकट वो बोल रहे हैं कि वैलिड है।
तो दोस्तों जो चीज़ आपको नहीं लग रही है कि इस तरीके से नहीं हो सकता, तो आप पहली बार जा रहे हैं तो सीधे नोटरी के पास ही जाएँ आप अपने तहसील कार्यालय में, वो आपको सारा प्रोसेस बता देगा या ई मित्र वाला सारा प्रोसेस आपको बता देगा अगर आपको स्टैम्प वगैरह की जानकारी नहीं है तो। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि सर जी मुझे एक डाउट है, मेरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो लास्ट रेगुलर डिग्री बीए बीएड का है। अब मैंने फॉर्म 12 तक ही क्वालिफिकेशन डाली है, तो क्या बीएड अभी ही हुई है तो क्या मुझे मार्कशीट लगानी पड़ेगी? तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि आपने भले ही फॉर्म में 10th ही लगाई हो या 12th ही लगाई हो, तो इसका नियम ये है स्क्रूटनी फॉर्म का कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्वालिफिकेशन दिखाई है, वो तो आपको भरनी अनिवार्य है ही है, अनिवार्य है। अगर आपने 10th तक केवल फॉर्म में लगाया है, तो खाली 12th तक लगाना तो अनिवार्य है। इसी तरीके से अगर 12th तक लगाया है तो अनिवार्य है, अगर ग्रेजुएशन भी आपने फॉर्म में फिल करते समय लगाई थी, तो वो भी अनिवार्य है जो आपने फॉर्म में लगा रखी है। बाकी आपकी इच्छा पर है, आपने अगर फॉर्म में 12th तक अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाई, लेकिन बाद में आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य सर्टिफिकेट भी लगाएँ तो आप लगा सकते हो। लेकिन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका जो अंतिम संस्थान जो भी है, जैसे आपने अगर 12th तक अपनी शैक्षणिक योग्यता लगवाई है तो 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, क्योंकि अंतिम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th की है। ऐसा नहीं है कि आप योग्यता 12th की दिखा रहे हो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लगा रहे हो। जो भी आप अंतिम शैक्षणिक योग्यता लगाते हो फॉर्म में, स्क्रूटनी फॉर्म में, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं? हमें तो प्रिंट निकाल कर ही बनवाया। तो ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म आपका लास्ट वाले टैब में आएगा। जब भी आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर लास्ट में ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म अलग से भरने का आएगा। ऑफलाइन तो भरना ही भरना है, जो कि अपलोड होगा आपका एफिडेविट्स वगैरह के साथ, लेकिन आपको लास्ट टैब में ऑनलाइन भी सेम फॉर्म फिल करना होगा, सेम जानकारी के साथ। अविवाहित वाला किस कॉलम में भरना है? तो दोस्तों उसमें साफ साफ नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा, किस ब्लॉक, किस बॉक्स में आपको कौन सी जानकारी देनी है। खाली 2-4 बॉक्स हैं जिनका कि आपको क्लियरिफाई नहीं है। जैसे शपथ पत्र वाला है, शपथ पत्र वाला जो 14 नंबर का है शपथ पत्र, उसमें आप जो है सामान्य घोषणा पत्र जिसे शपथ पत्र कहते हैं वो अपलोड कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि जितने भी आप एफिडेविट लगा रहे हो उनको उस एक में पूरी एक पीडीएफ बनाकर उसी एक में ही अपलोड कर दो। कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप डीवी में वहां पर क्लियरिफाई कर सकते हो। या फिर आप जिस डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, जैसे आपके 10th की मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, उसका अगर कोई एफिडेविट लगा रहे हो तो उस 10th की मार्कशीट के साथ संलग्न करके उसको लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो आप जाति प्रमाण पत्र है, उसमें अगर आप एफिडेविट अलग से लगा रहे हो तो आपका जो जाति वाला कॉलम है उसके साथ ही एक ही पीडीएफ में वो अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप सारे के सारे एफिडेविट जो 14 नंबर का कॉलम दिया हुआ है शपथ पत्र वाला उसमें लगा सकते हो, वहां क्लियरिफाई कर सकते हो कि हमने सारे एफिडेविट एक ही कॉलम में लगा दिए। अब इन्होंने पूछा कि अविवाहित वाला किस कॉलम में भरना है? तो दोस्तों अविवाहित वाले में दहेज की बात भी की गई है, तो जो दहेज वाला कॉलम है उसमें आप अविवाहित वाला लगा सकते हो और उसी के साथ अटैच करके धूम्रपान वाला एक ही पीडीएफ में लगा सकते हो, या दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो, उन दोनों को एक पीडीएफ में करके भी उसी कॉलम में लगा सकते हो। इसके अलावा जो अन्य प्रमाण पत्र है वो वाला कॉलम जो है नीचे ही नीचे, उसमें भी आप बाकी के जितने भी आपके समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये कहाँ लगाने हैं, जैसे संविधान संबंधी है या कोई वचन पत्र है, विकल्प पत्र है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लगाने हैं, तो उन सबको एक पीडीएफ में, सबको एक ही पीडीएफ बना लो। जो आपके बच गए हैं उनको अन्य प्रमाण पत्र वाले में अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? अगर किसी ने पुलिस वेरिफिकेशन वाला चरित्र प्रमाण पत्र भी बना लिया है तो आपको एक अलग से चरित्र प्रमाण पत्र का ऑप्शन और दिखेगा, राजपत्रित और अंतिम संस्थान वाले के अलावा उसमें अपलोड आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं आने वाली है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों ये पूछा है कि ये बताइए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या वो मार्कशीट की दोनों साइड से पीडीएफ बनाएं या फ्रंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मार्कशीट की दोनों साइड से जो है फोटो लेकर के या स्कैन करके अपलोड किया या एक साइड से। अगर आपने उसकी एक साइड से भी स्कैन करके अपलोड किया है तो भी वो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड से नहीं किया तो वो वहां पर चेक नहीं करेंगे। आप ऑफलाइन डीवी में जब दिखाओगे तो पूरा डॉक्यूमेंट ही चेक होगा। ऐसा नहीं है कि एक पेज दिखाया तो बाकी के पीछे का चेक नहीं होगा या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है या वो नहीं लगाया तो आपको बाहर कर देंगे। तो ऑफलाइन डीवी जो होगा उसी में ही सारी मेन चीजें आपकी क्लियर होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी का ये डाउट है कि कोई चीज आपने गलत अपलोड कर दी या गलती से आपसे कोई भी वहां पर मिस्टेक हो गई है, कोई चीज छूट गई है या एक्स्ट्रा लिख दी है या गलत लिख दी है, कुछ भी अगर इस तरह की सिली मिस्टेक हुई है तो आप जब डीवी में जाओगे तो वहां क्लेरिफाई कर सकते हो, वहां बता सकते हो कि आपकी गलती से ये चीजें भर गई या गलत अपलोड हो गई, गलत जगह अपलोड हो गई। हो सकता है कि आपने 12th की जगह अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गलती से। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने भर दिया तो वही फाइनल माना जाएगा। आप वहां पर बता सकते हो कि आपने गलती से या ई मित्र वाले की गलती से ये चीजें आपके गलत भर दी गई है। वो आपको बता देंगे कि आपको इसके में सुधार के लिए क्या करना है या क्या नहीं करना है। आपको सादे कागज पर लिख करके भी दे दोगे कि ये मिस्टेक हुई है तो भी माना जाएगा और अदरवाइज आपको वहां बता दिया जाएगा अधिकारी द्वारा कि आपको इस संबंध में एफिडेविट देना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर मिस्टेक हुई है या कोई चीज ऐसी बड़ी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि सामान्य कागज पर आप लिख के दे दीजिए कि ये चीज आपने गलत अपलोड कर दी या ये चीज आपने गलती से लगा दी। तो वो सारी चीजें उसमें होती है दोस्तों, समाधान वहाँ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या गलत बॉक्स में अपलोड कर दिया तो अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको आगे अब लिया ही नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी छुपानी नहीं है या फोर्ज करके डॉक्यूमेंट, एडिटेड डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके लगाने हैं। इसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि पीडीएफ साइज कितने केबी की अपलोड मांग रहा है। तो आप 1.5 MB तक, लगभग 100 केबी से लेकर के 1.5 MB यानी 1500 केबी तक, 1500 केबी तक की फाइल अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के ज्यादा मार्कशीट वगैरह भी है तो वो भी एक पीडीएफ बना करके कंप्रेस करके अपलोड कर सकता है ऑनलाइन। और बहुत सारे ऐप होते हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि ईडब्ल्यूएस में बना था अप्रैल में, फॉर्म भरते समय मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं था लेकिन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले भी थे और उसके बाद में आपने फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे ही नहीं कभी और फिर आप फॉर्म भरने के बाद में आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हो, उससे पहले आप कभी भी ईडब्ल्यूएस में नहीं रहे हैं तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप पहले फॉर्म भरने से पहले एक बार भी ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में थे या आपका बना हुआ था तो आप निश्चित तौर पर उसमें एफिडेविट लगा करके जो है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऑफलाइन डीवी के समय। क्योंकि आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वगैरह है, ओबीसी एमबीसी वगैरह के लिए वो 1 साल पुराना तक मांगता है और 3 साल तक अगर पुराना है तो भी 3 साल तक अगर पुराना है तो भी आप उसमें एफिडेविट लगाकर कर सकते हो दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के मामले में यही है कि अगर आप फॉर्म भरने से पहले ईडब्ल्यूएस में नहीं थे कभी भी तो बाद में आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। अगर उससे पहले आप कभी भी ईडब्ल्यूएस बनाया था आपने तो उसका एफिडेविट देकर आप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म के 10वें कॉलम में लिखा है शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष की आयु से लेकर अब तक स्कूल कॉलेज में बिताए गए वर्षों सहित। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की कम से कम जो रेगुलर डिग्री जहाँ जहाँ से आपने की है वो उनकी जानकारी देनी है। RS CIT बहुत सारे लोग भर रहे हैं लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपको भी पता 3 महीने की रहती है और
आप सेंटर पर ही करोगे अपने आसपास के, तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है RSCIT की भरने की। बाकी आप भरो तो सेंटर का नाम लिखकर एड्रेस लिख के भर सकते हो। और अगर कोई 15 वर्ष की उम्र से पहले 10th कर चुका है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें जानकारी भरनी चाहिए क्या 10th की, या सीधे 12th की भर सकते हैं? तो दोस्तों 15 वर्ष की आयु वहाँ पर साफ-साफ लिखा है, तो आप चाहो तो अगर 15 वर्ष के बाद में आपकी 10th हुई है तो 10th की जानकारी दो, अदरवाइज़ आप 12th से भी दे सकते हो। तो ये तो कोई रेयर इक्का-दुक्का केस होंगे जिनके 15 वर्ष से पहले 10वीं कक्षा पूरी हो चुकी थी, तो वो चाहें तो दे सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं होगी, नहीं दे देंगे तो, या नहीं देंगे तो कुछ हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये है कि मैंने फॉर्म भरा था तब मैं अनमैरिड था, अब मैं मैरिड हूँ, तो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी जानकारी जो भी है, विवाहित है तो विवाहित के सर्टिफिकेट वगैरह आप अपलोड कर दीजिए, हालाँकि उसमें अनमैरिड का आएगा, लेकिन जो-जो जानकारी आप पे लागू होती है वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दें। अविवाहित वाले में आप अविवाहित का नहीं बल्कि विवाहित वाला जो दहेज वाला है उसमें विवाहित वाला आप जो सर्टिफिकेट और बाकी एफिडेविट साथ में लगा करके संलग्न करके उसी में दे सकते हैं कि आप पहले फॉर्म भरने से पहले जो है अनमैरिड थे, और बाद में आपकी जो है शादी हुई है, तो उसके संबंध में एफिडेविट बना करके लगा सकते हैं, डीवी में भी दे सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट के साथ कौन-सा सर्टिफिकेट चाहिए? 10वीं की मार्कशीट में जो जिन्होंने 2010-11 के पहले-पहले की थी, उनका सर्टिफिकेट अलग से आता था, और बाद वालों का सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही कागज़ में आता है, एक ही उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में आता है, इसलिए आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है, बाकी दोनों जगह एक ही चीज़ अपलोड आपको करनी है। दोस्तों इसके बाद में है कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र पुराना या नया दोनों बना हुआ है, OTR नया वाला अपडेट कर दिया तो वहाँ ऑटोमेटिक नया वाला आ रहा है क्या उसके साथ में पुराना वाला? जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो जो जाति शपथ पत्र है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और वो उसमें बता सकते हैं कि आपका पहला पुराना जो है उसमें क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था और बाद में आपका क्या हुआ है, तो जाति शपथ पत्र सामान्य कागज पर आप उसमें लगा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों ये है कि अटेस्टेशन के 10 नंबर में प्राइवेट बीए किए तो उसका लिखना है। रेगुलर वालों की ही आपको उसमें जानकारी देनी है, प्राइवेट वालों या डिस्टेंस लर्निंग वालों की जानकारी नहीं भरनी है अटेस्टेशन फॉर्म में। इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में अनमैरिड लगाया, मैरिज बाद में हुई, तो ये सेम वही क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है। 12th में क्वालिफिकेशन भरी हुई है, करेक्टर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का लगाया। तो जो आपने क्वालिफिकेशन लगाई है शैक्षणिक योग्यता की, उसी का करेक्टर सर्टिफिकेट अंतिम वही लगाना है जो आपने योग्यता लगाई है। अब आपने लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन डीवी के समय वहाँ बता दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में है कि ये फॉर्म ऑफलाइन पहले भरना है क्या? तो ऑफलाइन पहले भरा जाता था, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने से वंचित रह जाते हैं किसी भी कारण से 23 फरवरी से पहले तक, 23 फरवरी तक अगर आपका नहीं हो पाता है, तब आपको एक पोस्टल ऑर्डर लेना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम, और वो 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेकर के आप ऑफलाइन भर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन नहीं भरना है। किसी को भी जो आपने ऑनलाइन भरा है उसी की पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट जो है, 2 प्रिंट आउट उसके लेके जाने हैं आपको। ठीक है, सारा प्रोसेस प्रीवियस वीडियोस में बता दिया गया है। सर मैंने फॉर्म भरते टाइम अनमेरिड किया था और उसके बाद में आपने मैरिज हुई है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप ऑफलाइन डीवी में या विवाहित वाले सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बनाया चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको जो है एक एफिडेविट लगा देना, अगर पहले का आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं, अभी भी अगर नहीं हो रहा है, स्वतः आ रहा है, तो इसमें आप कोई नहीं दिक्कत है, आप एक एफिडेविट साथ में लगा दें कि आपने मूल निवास बाद में बनाया है और पहले भी आपका सेम ही मूल निवास था, अगर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो एफिडेविट लग जाएगा। इसके बाद में अगर मूल निवास अंतिम दिनांक के बाद का चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, एफिडेविट आपको लगा देना है साथ के साथ, या आप अभी मूल निवास नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो डीवी है
उसके समय आप एफिडेविट सारे लेके जा सकते हो अगर आप अपलोड नहीं कर पाए हैं तो। अटेस्टेशन फॉर्म में 2 लोगों के नाम है, मम्मी भाई का नाम लिख दिया चल जाएगा क्या? आपको कोशिश यही करनी है कि आपके घर वालों के अलावा जो साक्षी होते हैं उनके नाम लिखने चाहिए, क्योंकि अगर इन केस कोई पूछने आता है तो घर में थोड़ी पूछेगा, वो आपको वेरीफाई करेगा पुलिस वाला, तो आसपास के लोगों से करेगा। तो मित्रों के नाम आप दे सकते हो अपने, या आपके परिवार के दूसरे लोगों को जो आपके सेम परिवार में ना होकर के, यानी कि अपने ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं लेकिन एक सेम फैमिली में नहीं होकर के अपने चाचा ताऊ के जो है उनके परिवार में आप दे सकते हो। दोस्तों इसके बाद में है कि एक बार बताएं, जो फॉर्म भरे हैं उसके डाक के द्वारा भी आगे भेजा, डाक के द्वारा नहीं भेजना है आपको, वो तभी भेजना होता है जब आप वंचित रह गए हो ऑनलाइन अप्लाई करने से। ठीक है, इसके बाद में सर मेरे रिक्रूटमेंट के अंदर ये स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे 2 गुना की लिस्ट में, इसलिए नहीं आ रहा है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि सर विवाहित वाले शपथ पत्र में 2 नंबर पर 2 साइन है, वो दोनों साइन किसके करवाने हैं? कोई भी जो है साक्षी रहे हैं उनसे किसी भी 2 जनों के आप करवा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में योग्यता भरी है, उसके स्कूल कॉलेज का नाम पूरा लिखा था लेकिन बाद में प्रिंट ओनली का। हाँ, ये बहुत सारे लगभग सबके ही आ रही है कि आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा था उसमें एड्रेस और नाम वगैरह लिखा है आपने, स्कूल कॉलेजेस वगैरह का जहाँ से आपने रेगुलर की है, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो केवल विलेज का नाम आ रहा है, स्कूल वगैरह का नाम नहीं आ रहा है। तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये सभी के साथ आ रहा है। ये सर्वर की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। इसका प्रिंट निकालने पर क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा वेट करके करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मूल निवास अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी देर बाद में रिफ्रेश करके अपने जो क्रोम या जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो उसको क्लियर केस करके और फिर अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो ई मित्र से करवा लें। दोस्तों अब क्या करना होगा इसके लिए, मेरे तो पूरा ही ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक नहीं आएगा, आप दोबारा जैसा कि हमने बताया ब्राउजर को क्लियर कैश करके बाद में दोबारा से अप्लाई करें। जब अच्छा नेटवर्क हो तब सब चीजें सही आएगी। बीटेक में दुनिया भर की मार्कशीट है, कंसोलिडेट मार्कशीट अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप चाहे आपके 10 हो, 15 हो, 20 मार्कशीट हो, सबको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1.5 MB तक आराम से कंप्रेस हो जाएगी, इतनी ज्यादा भी इसमें नहीं रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट है कि बीएससी की डिग्री नहीं है अभी, ओनली मार्कशीट लगा सकते हैं। जो आपके कंप्लीट नहीं है वो चीजें आप नहीं लगाएं, क्योंकि आपको डिग्री और या फिर प्रोविजनल डिग्री तो कम से कम चाहिए चाहिए। इसके बाद में ये बताओ दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिटेल में जो ग्रेजुएशन में जारी दिनांक डेट में लास्ट बेक पास करी वो डेट डाले, या कंसोलिडेट मार्कशीट इश्यू वाली। तो इसमें इनका ये सवाल है कि बीटेक में एक तो कंसोलिडेट मार्कशीट आती है जिसमें सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट्स है या मार्क्स है उनकी जानकारी होती है। एक होती है जो अंतिम आपकी एक जो भी आपने बेक पास की थी उसकी तारीख रहती है। तो वैसे तो जवाब दे दिया आपको। वैसे देखें तो टेक्निकली आप पास हो गए थे, जब अंतिम बेक आपने पास किए तो उसकी जो तारीख है वही डालनी होती है। लेकिन अगर आपने कंसोलिडेट मार्कशीट वाली भी डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ डीवी में क्लेरिफाई कर सकते हैं उनको कि आपने किस हिसाब से डेट दी है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। 10th 15 साल से पहले हो गई थी, वही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th की जानकारी डाल भी सकते हो, नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके केस में। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्क्रूटनी फॉरम में जो है ऑनलाइन फिल करने के बाद ऑफलाइन भी भरना है क्या, नहीं भरना है। इसके बाद में बीटेक 8 सेमेस्टर की ये सारी मार्कशीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके 1.5 MB तक कंप्रेस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। समय जिला जोधपुर था लेकिन अब फलौदी है, तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट है सर, मेरे भाई के कोर्ट केस है 420 धारा में, सामान्य पत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसके संबंध में दोस्तों ये है कि अगर कोई कोर्ट केस है तो उसकी जानकारी स्क्रूटनी फॉर्म में दें या नहीं दें, प्रोविजनल लिस्ट में तो नहीं डाल देंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको पहले तो पता करना है कि एफआईआर आपके ऊपर है या नहीं है। कोशिश ये करें कि आप अपना नाम कटवा लें,
स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले या फिर डीवी से पहले, नियुक्ति से पहले आप अपना नाम उसमें से कटवा ले या उसमें कुछ समझौता वगैरह करके हटवा दे। या फिर दोस्तों ये है कि डीवी के समय आपको वहाँ जो है एक एफिडेविट देना होगा कि आपको क्या-क्या जानकारी जो सारी देनी है, जो भी आपके मामले में केस है उसकी और उसकी क्या स्टेज है, उसका एफिडेविट आप नोटरी से बनवा करके दे सकते हो। अपने एडवोकेट से आप सलाह लेकर के ये काम करने चाहिए, ठीक है। जो भी आपके एडवोकेट हैं उनसे आप इसमें इस संबंध में सलाह जरूर ले लें। इसके बाद में दोस्तों ये है कि इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा क्या? तो जरूरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने लगाया है बीपीएल या जो भी कम आय का लगाया है पहले कभी, तो उनको लगाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में स्पोर्ट सर्टिफिकेट ई मित्र वाला अपलोड करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप ऑफलाइन डीवी के समय दे सकते हैं जो डॉक्यूमेंट भूल गए हैं। मार्कशीट ग्रेजुएशन की लगानी है, डिग्री दोनों ही लगानी है। शुरू वाले कॉलम में मार्कशीट और लास्ट वाले में आपकी डिग्री लगानी है दोस्तों। इसके बाद में दहेज वाला भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट नहीं होगा, आप डीवी में दे देना सारी जानकारी जो भी भूल गए हैं। अटेस्टेशन फॉर्म में आरएससीआईटी कॉलेज का नाम या क्या भरे, तो आप सेंटर का नाम भर सकते हो। उसमें ग्रेजुएशन तक क्वालिफिकेशन लगाई थी, लेकिन स्क्रूटनी में केवल 10th तक शो हो रहा है। 10th मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया है उसका, मतलब मिनिमम आपकी 10th जो है वो अनिवार्य की गई है, कंपलसरी है, इसलिए 10th तक शो कर रहा है। आप बाकी के डॉक्यूमेंट भी बॉक्स पे क्लिक करके भर सकते हो। तो 10th तक तो भरना ही भरना है सबको, क्योंकि 10th तो क्वालिफाई इसकी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है 4th ग्रेड के लिए। अगला है 4th ग्रेड में राजस्थान भर्ती स्क्रूटनी फॉर्म में बीएससी की डिग्री अपलोड करनी थी, बट मिस्टेक से बीएड की कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन डीवी में इसके बारे में क्लेरिफाई कर देना। स्क्रूटनी फॉर्म के बाद क्या प्रोसेस रहेगी ये हमने अलग से वीडियो में बता रखा है। अटेस्टेशन फॉर्म में करेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट ग्रेड टीचर की मौत तो हो गई, लेकिन मंथ ईयर वाला खाली रह गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको ऑनलाइन वाले में अगर आप फिल करना भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन वाले में आप भर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन डीवी में वही काम आएगा। इसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्क्रूटनी से पहले अपलोड करना मैंडेटरी है क्या? अपलोड नहीं हो रहा है, सर्वर एरर आ रहा है, हो जाएगा बिल्कुल, आप वेट करके अपलोड कर सकते हो। बाद में ऑफलाइन डीवी के समय जा कर के भी आप कर सकते हो। योग्यता ग्रेजुएशन की दिखा रहा हूँ, लेकिन अंतिम संस्थान बीएड का लगा दें क्या? जो भी आप योग्यता दिखा रहे हो उसी संस्थान का आपको लगाना है, जो भी रेगुलर आपने किया है। अब क्या करूं, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बताएं। भाई ई मित्र वाले ने डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में केवल 10th की डिटेल डाली हुई है, बट डॉक्यूमेंट्स डिटेल में मार्कशीट अपलोड कर दी है, तो वो वाली टेंशन हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं 10th तक की तो अनिवार्य है, और 12th के भी अगर आपने नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेके जा सकते हैं डीवी के समय। जो भी गलती हो गई है उसके संबंध में क्लेरिफाई कर सकते हैं। सर मैंने फॉर्म भरते समय आरएससीआईटी लगाई है, तो इसमें भी लगाना जरूरी है। जो आपने जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वो सारी चीजें इसमें लगाना जरूरी है दोस्तों। मैंने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिटेल भरी थी, तो स्क्रूटनी में 12th तक की ही भरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट बीएससी बीएड का है। जो आपने जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी है बस। नेक्स्ट है कि विवाह में स्वतंत्र साक्षी में कोई कह रहा है किसी अन्य दो लोगों के साइन चाहिए। हाँ, अन्य कोई दो लोग होने चाहिए, पति पत्नी स्वतंत्र साक्षी नहीं हो सकते, वो कोई भी आप अपने रिश्तेदारों वगैरह से करवा सकते हैं। दोस्तों ये है कि सर मैंने अप्रैल 2025 में फिल किया था, उस टाइम ईडब्ल्यूएस से था, न्यू यूडब्ल्यूएस आपका मई 2025। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहले का बना हुआ तो पहले वाला अपलोड कर दीजिए, आपको कोई जरूरत उसमें नहीं रहेगी दोस्तों। नया लगाते हैं तो उसका एफिडेविट आप लगा सकते हैं। दोस्तों सर मैं स्क्रूटनी फॉर्म में बच्चों की संख्या गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन रिव्यू में क्लियरिफाई कर सकते हैं इसको। आरएससीआईटी में स्कॉलर नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिया है, इसमें कोई दिक्कत बड़ी इश्यू वाली चीज नहीं होगी, आप ऑफलाइन डीवी में बता सकते हैं। इसके बाद में जारी क्रमांक गलत भर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद ये गुड्डा गोड जी झुंझुनू से नहीं, ये जो फॉर्म भरा दिख रहा है आपको, ये एक कैंडिडेट का है, हमारे स्टूडेंट का। तो उनका इसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद हमने आपको उदाहरण के तौर पर सारी जानकारी दी थी। क्या फॉर्म किसी कार्यालय में भेजना है? नहीं, आपको भेजना कहीं नहीं है, आपको ऑनलाइन फिल करना है। अगर ऑनलाइन फिल नहीं कर पाते हैं तब आपको भेजना होता है। 10th 12th के उपाधि प्रमाण पत्र में क्या अपलोड करना है? उपाधि प्रमाण पत्र में आपका जो सर्टिफिकेट होता है अलग से, वो अपलोड करना है। जिनके पास नहीं है, वो जो 2010 के बाद जिन्होंने की है 10th या 12th, तो वो अपनी मार्कशीट वाला ही सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना है, वो मार्कशीट ही सर्टिफिकेट आपका। एफआईआर वाले क्या करें? तो जो भी दोस्त हैं जिनके एफआईआर है, तो वो अपने एडवोकेट से सलाह लें और उसी के अनुसार आपको एफिडेविट देना है, उसी के अनुरूप आपकी सारी चीजें होंगी। दोस्तों इसके बाद में है कि अटेस्टेशन फॉर्म में एजुकेशन डिटेल ब्लैंक आ रही है, तो ई मित्र वाले ने भरा ही नहीं। ई मित्र वाले ने भरा होगा, ऑफलाइन डीवी में आप क्लेरिफाई कर देना। कोई चीज अगर नहीं शो हो रही है तो बच्चों की घोषणा वाला शपथ पत्र का फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट आपको सभी वीडियोस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिले हैं। जो फॉर्मेट आपको अलग से एफिडेविट बनाने हैं, उनके फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम ब्लैंक आ रहा है, डेट ऑफ एंटरिंग लिविंग स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा। तो ऑनलाइन वाले में आपने फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल करने के बाद में आ रही है वो दिक्कतें बहुत सारे लोगों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन तो आपका ऑफलाइन डीवी में होना है। करेक्टर सर्टिफिकेट में फादर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वहां ले जाना है, एफिडेविट मांगे या सामान्य कागज पर घोषणा करवा करके वो आपसे मांग सकते हैं। अविवाहित भरा था, बाद में शादी होगी, इसका जवाब दे दिया आपको कि कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। RSCIT बाड़मेर यूनिवर्सिटी से की है, पिन कोड डालें बाड़मेर के, जो भी आपका सेंटर रहा हो। शपथ पत्र में संविधान वाला, घोषणा धोखाधड़ी में सामान्य घोषणा पत्र, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लगा दिया है तो बाकी ऑफलाइन डीवी में हो जाएगा। तो बचपन की फोटो है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं भरी, लास्ट स्टेप में ओरिजिनल में पूरी भरी है जो स्कैन हुआ था। तो डिटेल भरने के बिना तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका आगे अपलोड हो गया होगा। अगर नहीं भी भरी है तो आप ऑफलाइन डीवी में कर सकते हैं इसको। जितने भी वीडियोस देखे उनमें सबसे बेस्ट आपका लगा है, आपने हर एक चीज को बिल्कुल सिंपल वे में डिस्क्राइब करके समझा दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद शोएब मिर्जा जी। बिल्कुल हमने सारे प्रयास किए हैं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो। हर एक वीडियोस में जो भी कमी रही उसको दूर किया गया है। सर जी दिव्यांग कैटेगरी नहीं भरी, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप डीवी के समय में सारी चीजें वहां ले जा सकते हैं। मेरिट क्रमांक में क्या भरें? मेरिट क्रमांक आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद स्क्रूटनी में ईमेल आईडी आ रही है, ईमेल आईडी गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डीवी के समय नई ईमेल आईडी भी वहां उसमें लेके जा सकते हैं और बता सकते हैं कि पुरानी ईमेल आईडी आपकी किसी कारण से बंद हो गई है या आपके पास उसका एक्सेस नहीं रहा है, फोन नंबर चेंज की वजह से या अन्य किसी कारण से, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दोस्तों इसके बाद में है स्कूटनी फॉर्म में 12th का जारी क्रमांक गलत भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऑफलाइन रिव्यू में वहां बता देना। इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट बीएड की लगाई है, लेकिन बीएड की डिग्री क्वालिफिकेशन में नहीं भरी है, तो जो भी आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया है, तो उसकी जानकारी आपको लेके जानी है, जो भी छूट गया है। अटेस्टेशन फॉर्म में नॉन कॉलेजिएट पीजी की जानकारी नहीं, जो आपने डिस्टेंस वगैरह से की है उसकी कोई जानकारी आपको नहीं देनी है। 2009 में 10th की थी, ई मित्र वाले ने 10th की मार्कशीट तो अपलोड कर दी, लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया, क्या दिक्कत आ सकती है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑफलाइन डीवी में वहां प्रमाण पत्र ले जा करके दिखा सकते हैं कि ये आपके पास है प्रमाण पत्र, गलती से ई मित्र वाले ने फिल नहीं किया। अटेस्टेशन में मेरिट वाले सेक्शन में क्या लिखना है भाइयों? अटेस्टेशन में मेरिट वाला आपको खाली छोड़ना है। दोस्तों इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि ये जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है, इसमें कोई भी आपके मिस्टेक हो गई है, कमी रह गई है, अपूर्णता रह गई है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑफलाइन डीवी के समय सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और जहां-जहां एफिडेविट की आवश्यकता है वहां एफिडेविट भी लेके जाएं। अगर एफिडेविट नहीं भी बनता है तो वहां पे भी व्यवस्था रहेगी
एफिडेविट बनाने की आस-पास आपके ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। वहाँ जो जाँच अधिकारी होंगे वो खुद बता देंगे कि आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको एक निर्धारित समय में वहाँ पर प्रस्तुत कर देने हैं बनवा करके। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट रह गए इन सभी सवालों के अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी टीम ने हर एक कमेंट का जवाब दिया है, सारी समस्याओं का हल किया है, जो कि आपको अन्य कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।